हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है ये रात्रि 8 बजे स्पेशली यूपी पुलिस के लिए होती है। और आपको ये भी पता है कि इस पे थंबनेल यूपी पुलिस का लगा है, लेकिन ये क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी का भी एग्ज़ाम देते हो और आपके एग्ज़ाम में यदि हिंदी आती है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस पे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लिखा है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस पे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लिखा है, जबकि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अभी तक हम 8 बजे वाली क्लास में 37 प्रश्न लेकर आते थे। अब मैं सोच रहा हूं कि प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए और मैं अब कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट ऐसे लाने वाला हूं। 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी के प्रश्नों की संख्या 60 होगी। कितनी? 60। तो आज के मॉडल पेपर में हिंदी के कितने प्रश्न होंगे? 60। और आज से लगभग 20 प्रैक्टिस सेट 60 प्रश्नों के होंगे। हिंदी के मॉडल पेपर शानदार तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, 60 प्रश्न होंगे। जुड़ जाइए, आप बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए। तो 60 प्रश्नों वाला आज का पहला प्रैक्टिस सेट है और वैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप वहां जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती है। चलिए आइए, तो मैंने आपको बता दिया है आज हिंदी में 60 प्रश्न होने वाले हैं। 60। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्नों की संख्या आज बढ़ाई है हमने, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। और आज का पहला प्रश्न बताइए, आज का पहला प्रश्न क्या है? मैं थिकनेस थोड़ी कम कर दूं, अब ठीक है। चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न है, बताइए वृद्धि का विलोम शब्द है। अगर पता है तो बताइए, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? बहुत शानदार, 60 प्रश्न लेकर आए हैं। वृद्धि का विलोम क्या है? सर वृद्धि का विलोम होगा, ध्यान से सुनना, 6 मत लगा देना, 6 मत लगाना, अभिवृद्धि। देखो, विलोम शब्द की एक खूबी है कि जिसका विलोम पूछा जाए उसके विपरीत में कुछ उसी शब्द के शब्द मिलते। जैसे वृद्धि है तो कन्फर्म है वृद्धि लगा होगा, इसके विलोम में वृद्धि तो आएगा ही। देखो यहाँ वृद्धि है, अब कम वृद्धि ये तो होगा नहीं, अतिवृद्धि भी नहीं, तो अब अवृद्धि। ठीक है, अवृद्धि मीन्स वृद्धि ना हो। ठीक है, जबकि वृद्धि ना हो, कम वृद्धि का मतलब भी वृद्धि ना हो होता है, लेकिन वृद्धि का सटीक विलोम जो है ऑप्शन बी, अवृद्धि होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 60 प्रश्न हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, 60 प्रश्न हैं। 60 में से कितने सही होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। जुड़ जाइए हमारे साथ। 8 बजे वाली क्लास इसी तरह धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे इस क्लास में। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट संख्या बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी। चलिए बलराम बताइए, पता है तो बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए सर, बलराम का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या है? बलराम का क्या आप पर्यायवाची बता पाएंगे? जल्दी से जवाब दीजिए, बलराम का पर्यायवाची क्या है? बताइए, बलराम का पर्यायवाची, जल्दी से जवाब दीजिए। इधर आपके ये पूरा प्रैक्टिस सेट था, है ना? तब तक आप जवाब दीजिए बलराम का पर्यायवाची। इधर प्रैक्टिस सेट आपका था, ठीक है, और इधर पूरा प्रैक्टिस सेट है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, उसमें से मैं हिंदी के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट, इसमें रीजनिंग भी है, जीके भी है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो नीचे इसकी उत्तर माला भी है। चलिए
बताइए भैया, बलराम का पर्यायवाची क्या है? नीचे इसकी उत्तर माला भी दी गई है। चलिए, बलराम का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सर बलराम का पर्यायवाची बलभद्र है, बलभद्र। अच्छा देखिए, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, देखिए ये पूरा है और 150 प्रश्न हैं इसमें, लेकिन हिंदी के सिर्फ 60 प्रश्न हैं। तो मैं पूरा, ये थोड़ी रीजनिंग के भी हैं, मैथ के भी, जीके के भी, इसमें लास्ट में ये देखिए उत्तरमाला भी दी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये उत्तरमाला भी दी हुई है। ठीक है, अभी हम ये पीडीएफ दे नहीं रहे, देने लगेंगे आपको टेलीग्राम पे। ये उसकी उत्तरमाला है, पूरा है, एक प्रैक्टिस सेट है, 130 क्वेश्चन है इसमें, 130। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसमें जो 60 प्रश्न हैं हिंदी के वो करने वाले हैं। तो 2 प्रश्न हो गए हैं, बलराम का बलभद्र है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट है कि नहीं सर ये आंसर हो सकता है, तो इसमें उत्तरमाला भी दी गई है, आंसर भी दिए गए हैं। आपके संदेह के लिए मैं आपको आंसर भी दिखा सकता हूँ। चलिए ठीक है, ऑफिशियल आंसर हैं, ऑफिशियल आंसर हैं। और आंसर क्या पता इसमें भी 1-2 के गलत हों, है ना? तो मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि बिल्कुल सही प्रश्न का सही जवाब क्या है। सर हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? बताइए, वर्णमाला पढ़ी है तो बताइए। रात्रि 9 बजे एक टॉपिक कराया है वर्णमाला, अगर किया है तो बताइए छा किस क्रम के वर्ड से पहले आता है? यहाँ पहले का ऑप्शन ही नहीं है, देखो ये क्वेश्चन गलत है। सर पहले ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, का प्लस सा से, तो छा किसके बाद आता है? सर का के बाद। किस से पहले आता है? इस वाले सा के बाद। ये वाला पा वाला सा इसके पहले आता है। अब ऑप्शन में पा वाला सा है ही नहीं, पा वाला सा है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? जल्दी से बताइए, बताइए अब क्या करेंगे? ये किस वर्ड के पहले आता है? अब तो ऑप्शन में ये है ही नहीं। जब ध्यान से सुनिए, गलत नहीं है, ये प्रश्न सही है। अगर ऐसा ऑप्शन में ये वाला नहीं है, सा से का ये मिलके बनता है हलंत का। पेन आज चल नहीं रही है, काम नहीं कर रहा, 1 मिनट। ये हलंत का प्लस सा से, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रही है? हलंत का प्लस सा से, हलंत का प्लस सा से। अब आप ये कहोगे सर एक बात बताओ, हाँ ये हलंत का प्लस सा से बना है, बिल्कुल बना है। तो अब सा से पहले आता है छा और का के बाद, ये इस बताने का तरीका है। लेकिन जब ऑप्शन में ही नहीं है तो बताइए संयुक्त वर्ड कितने होते हैं? फिर दूसरा तरीका सीखिए। अगर इस प्रकार ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? सर संयुक्त वर्ड होते हैं छे, तरग, ज्ञा, ज्ञा और स्रा। छे, तरग, ज्ञा और सिरा। तो 1 2, तो 6 किससे पहले आता है? फिर करेंगे, फिर ऑप्शन चले जाएंगे, 13 से पहले आता है। फिर से सुनिए, 13 से पहले आता है। अब टिक कर देंगे सी वाला आंसर। हमें करना कौन सा था? का प्लस सा वाला। सा से पहले आता है, लेकिन जब उसमें ऑप्शन में ही नहीं है तो हम इस तरीके से जाएंगे। और 6 तरह गया तो ये तरह से पहले आता है, फिर ये वाला हम ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? ये पूछा गया, मॉडल पेपर आया हुआ है, पूरा आया हुआ है। चलिए, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बताइए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजन कितने होते हैं? बताइए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? देखिए, वैसे तो ऐसे पूछना चाहिए कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजन कितने हैं, तो मूल होते हैं मुख्य 33, कुल होते हैं 39 और स्वर होते हैं 11, तो हो जाते हैं 52। तो मूल व्यंजन, अब उसने कुल पूछा है, अब कुल पूछा है तो आंसर होना चाहिए 39। अब 39 ऑप्शन में ही नहीं है, कुल पूछ रहा है, अब नहीं है तो हमें मूल वाले ही टिक लगाने पड़ेंगे, हमें मुख्य वाले व्यंजनों पर ही टिक लगाना पड़ेगा।
कुल वाले व्यंजन का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम मुख्य व्यंजनों की संख्या पर टिक लगाएंगे। देखिए, कुछ प्रश्नों के आंसर ऑप्शन को देख कर दिए जाते हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर ऑप्शन को देख कर दिए जाते हैं। चलिए पता है तो बताइए कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। सर इसमें तो एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। हाँ अच्छा, तो क्या करें, तो बार बार जब हो रही है तो इसमें तो एक अलंकार होगा, अनुप्रास। जब एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार है, वहाँ अनुप्रास है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक क्या है, जब एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आ जाए और उसके अर्थ अलग अलग हों, यमक अलंकार है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बता दीजिए मेरे सवाल का जवाब। एक और बेहतरीन प्रश्न। प्रश्नों की संख्या आज 60 है और हमने आपसे कहा आज के मॉडल पेपर में प्रश्नों की संख्या 60 है। आज के मॉडल पेपर में कितनी संख्या है, 60 है। बहुत बढ़िया। बताइए, उसने पत्र लिखा, आज 60 है और कम से कम 20 मॉडल पेपर में लेके आऊँगा जिनमें प्रश्नों की संख्या 60 ही होगी। अभी फिलहाल 20 प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है हमने। उसने पत्र लिखा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद क्या है, जवाब दीजिए। उसने पत्र लिखा है, सर रेखांकित शब्द तो ये है उसने। हाँ रेखांकित उसने है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो सर उसने वह का भेद है उसने। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत शानदार। अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न बताइए। बताइए जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पता है तो बता दीजिए, जातिवाचक संज्ञा किसमें है, बताइए। सर जातिवाचक संज्ञा किसमें है, सर ये जो ध्यान रहे, वकील में जातिवाचक है, वकील में जातिवाचक है। अच्छा सर, तो क्या आम में नहीं है, आम में भी जातिवाचक है। आम में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। और इस प्रश्न के 2 आंसर हैं, एक आम एक वकील। इन दोनों शब्दों में जातिवाचक है। ये प्रश्न के 2 विकल्प सही थे, बी और डी। दोनों में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। ठीक है, मेरी बात समझ आई। लेकिन मेरी बात आपको समझ आई, मेरी बात समझ आई। अब ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोनों में जातिवाचक है, बिल्कुल सही है, बी में भी है और डी में भी है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब इस प्रकार के 2 ऑप्शन हों तो देखिए एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या माना है जानते हो, डी माना है, बी नहीं माना। क्यों नहीं माना, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ध्यान से सुनिए, उसने ये तर्क दिया, उसने ये कहा कि देखिए भले ही हम जातिवाचक हैं लेकिन ये एक और कैटेगरी को फॉलो करती है जिसका नाम है पदार्थवाचक। ऐसी संज्ञाएं पदार्थवाचक होती हैं जिन्हें मापा तौला जा सके। तो आम को मापा तौला जा सकता है, बोले हाँ तौला जा सकता है, तो इसे पदार्थवाचक के कैटेगरी में रख दिया। ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जिन्हें तौला जा सके वो जातिवाचक नहीं, वो पदार्थवाचक कहलाती हैं। इसलिए आम आंसर नहीं होगा। सावधानी बरतिए, एग्जामिनर सटीक ऑप्शन रखेगा, गलती हो जाएगी और लगेगा कि 2-2 आंसर हैं, लेकिन इसका आंसर डी है। और तर्क दिया और यही ठीक किया और एग्जाम में आए हुए आज के सभी प्रश्न हैं।
आज के नहीं, मैं आज से जो करवाने वाला हूँ 20 दिन 60 प्रश्नों के मॉडल पेपर आऊँगा लेके, वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। आज का जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो वकील होगा। चलिए बताइए, बढ़ जाइए, बहुत शानदार। आज के मॉडल पेपर में 60 प्रश्न है, बढ़ जाइए। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हैं? क्या आप बता पाएंगे? क्या आपको पता है अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? सर अधिकरण के होते हैं मैं और पर, ये मैं पर विभक्तियां अधिकरण कारक की हैं। अच्छा, तो फिर कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अधिकरण का कौन सा है? मैं और पर। अच्छा, ये को के लिए किसका है? सर ये तो संप्रदान का है। काकी के ये किसका है? ये संबंध का है। और से किसका है? अगर इस से का मतलब के द्वारा हुआ तो ये करण का है, अगर इससे का मतलब अलग होना हुआ तो ये अपादान का है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बेमेल शब्द छांटिए। कौन सा शब्द अन्य 3 से भिन्न है? बताइए। जवाब दीजिए, कौन सा शब्द अन्य 3 से भिन्न है? सर आभूषण कहें, जेवर कहें या अलंकार कहें, तीनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन नागर, ये नागर शब्द अलग है। डी ऑप्शन सही होगा, नागर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न है, प्रश्न गलत ना हो, प्रश्न गलत ना हो। एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। बताइए कौन सा शुद्ध है? इस प्रश्न का जवाब क्या है? सर इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन डी, कवयित्री। वा पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, जो अन्य विकल्पों में इन्होंने लगा दी है। बा पे छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, ये गलत है। ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। बहुत शानदार। और एक और हमारा बेहतरीन प्रश्न है, पता है तो बताइए, पता है तो बताइए कि कपाट का तद्भव शब्द क्या है? ये जो कपाट शब्द है इसका तद्भव बताओ। कपाट एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कपाट का तद्भव क्या है? किवाड़ होता है। अच्छा बताओ, कपड़ा का तत्सम क्या है? करपट। कपड़ा का क्या होता है? करपट। क्या होगा? करपट। चलिए, और कपाट का तद्भव किवाड़। बताइए, बता दीजिए। शानदार प्रश्न है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं? उसे अजान बाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे अजान बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अजान बाहु। चलिए चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है, और पता है तो बताइए। एक और शानदार प्रश्न है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? सर इसका तो शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसड, अनु प्लस एसड। अच्छा, तो इसमें फिर कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि। इसमें अन्वेषण में यड़ स्वर संधि होगी, अनु प्लस एसड, अनु प्लस एसड। बहुत शानदार। और लीजिए एक और शानदार प्रश्न, ये आपके सामने प्रश्न है, करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, करिए। क्या है रिक्त स्थान? यहाँ खाली स्थान है। पीकर कोयल अपने, फिर खाली स्थान है, मैं जाकर बैठ गई। तो क्या पीकर और कहाँ बैठ गई? तो सर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? सर पहले भरा जाएगा नीर। नीर पीकर कोयल अपने अपने घोंसला में बैठ गई। घोंसले में तो बैठती है, तो यहाँ घोंसला होना चाहिए। अब घोंसला ऑप्शन में नहीं है, तो घोंसला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नीड। तो उन्होंने अंग्रेजी को हिंदी में लिख दिया है, यहाँ नीड भरा जाएगा। नीड।
क्या भरा जाएगा? नीड। ठीक है, तो नीर पीकर कोयल अपने नीड में जाकर बैठ गई। ऑप्शन सी सही होगा। एग्जामिनर ऐसे विकल्प रखता है कि दिमाग घूम जाए, लेकिन आपने अभ्यास किया है तो प्रश्न ये सही किया होगा। प्रश्न सही किया है। बताइए नवग्रह में कौन सा समास है? समास का भेद बताइए। नवग्रह में कौन सा समास है? बताइए। पता है तो बताइए। सर नवग्रह में समास बताना है, इसका समास विग्रह होगा। नौ ग्रहों का समाहार। 9 ग्रहों का समाहार एक पद संख्यावाची विशेषण है, तो कौन सा एक पद संख्यावाची विशेषण है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। एक पद विशेषण और विशेष हो कर्मधार, एक पद प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद गौड़ हो तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। चलिए मेरे अगले प्रश्न पर, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? एक टॉपिक है छंद, तो छंद में कितने गण होते हैं बताओ? बताइए छंद में गणों की संख्या कितनी है? बताइए छंद में गणों की संख्या कितनी है? छंद में कितने गढ़ होते हैं? क्या आपको पता है? अरे गढ़ नहीं पता? यह गढ़ मगढ़ जगढ़ तगड़ सुने हैं ना? तो छंद में कितने गढ़ होते हैं? क्या आपको पता है? छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? सर छंद में गढ़ों की संख्या 7 होती है। कितनी? छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? 7 होती है। 7। ठीक है, मैं अगर आपको भरोसा नहीं है कि सर कितनी होती है तो मैं एक बार आंसर दिखाऊं आपको। देखिए छंद में गणों की संख्या कितनी है? देखिए कितनी होती है? एक मिनट। छंद में गणों की संख्या 8 होती है। 8 होती है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ तो आंसर इसने 8 दिया है। 8 ही होती है। 8 होती है। छंद के भेद होते हैं 7। छंद में 7 भेद होते हैं। छंद में जो छंद के जो अंग हैं वो 7 होते हैं, और उन 7 में वो भी होता है गढ़, और गढ़ के भेद 8 होते हैं। अब आप कहोगे कि छंद के 7 भेद कौन से? उसने भेद नहीं, गणों की संख्या पूछी है। गणों की। मैं पढ़ गढ़ रहा था और आंसर दे रहा था, दिमाग में चल रहा था छंद के भेद। देखिए छंद के भेद कितने हैं। छंद के अंग होते हैं, सुना है? चरण होता, यति, तुक, सुने हैं? ये छंद के मात्रा, अल्प, दीर्घ, हरस, ये छंद के भेदों में आते हैं, छंद के अंग में आते हैं ये। तो इस प्रकार जो छंद के अंग होते हैं वो 7 होते हैं, और उन्हीं 7 में एक अंग है गढ़। अब ये पूछ रहा है गढ़ों की संख्या कितनी है? तो गढ़ 8 होते हैं। ठीक है, बात समझ आई? गढ़ों की संख्या 8 होती है। चलिए बताइए अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बनाए सरल है, बिल्कुल सरल है। अपहरण में किसका प्रयोग हुआ है? अप का प्रयोग हुआ है। अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा, उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे, प्रत्यय शब्द के पीछे। उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और हमारा अगला बेहतरीन प्रश्न है कि मधुशाला के लेखक कौन हैं? बताइए मधुशाला के लेखक कौन हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर मधुशाला किसने लिखी है? ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। किसने लिखी है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब गलत ना हो। और ये प्रश्न आपको घुमाएगा। तत्सम शब्द पहचानिए। प्रश्न आपको, आपके दिमाग को घुमा देगा। इतना शानदार प्रश्न है। अगर पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो कॉमन सेंस लगाइएगा। ऐसे ही प्रश्न तो करने हैं सही। सरल वाले प्रश्न तो सब कर लेते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न सरल सही करो तब सिलेक्शन होता है। तो सर देखिए, अंश भी, ये भी अंश ठीक है। जो ऑप्शन ए में अंश लिखा है ये भी ठीक है, ऑप्शन बी वाला भी ठीक है। ऑप्शन बी के अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, और इस अंश मीन्स होता है कंधा, अंश, शरीर। तो अब एक बात बताओ, अंश तो दोनों सही है, लेकिन कौन सा वाला तत्सम रूप में है? कौन सा वाला तत्सम? सर विकल्प बी वाला, ये तत्सम शब्द है, जबकि ए वाला तत्सम नहीं है। भले ही इसका कुछ अर्थ है वो अलग बात है, लेकिन बी वाला जो अंश है ये तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ क्या है? बताइए, खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ क्या है? क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका होगा बहुत परिश्रम, परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा, बड़ी मेहनत के बाद थोड़ा सा फल मिलना, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, प्रश्नों की संख्या 60 है। आज हिंदी के प्रश्नों की संख्या 60 है। यामा रचना के रचयिताकार कौन है? यामा किसने लिखी है? बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, यामा किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी जवाब, सबके जवाब अच्छे हैं। यामा महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। और एक बात और बताएं, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो संयुक्त वाक्य है उसे पहचानिए। कौन सा वाक्य संयुक्त है? बताइए। सर जहां पर और लगा हो आंख बंद करके मार देना, वो संयुक्त वाक्य होता है। जहां और शब्द आया हो वह संयुक्त वाक्य है। काम समाप्त करें और जाओ, काम समाप्त करो और जाओ, कौन सा वाक्य है? यही आंसर सही है, ये संयुक्त वाक्य है। हम वाक्य भी पढ़ाएंगे, सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, मिश्रित क्या होते हैं। रात्रि 9 बजे ये सब पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या आपको पता है हिंदी भाषा? सर हिंदी भाषा किस में लिखी जाती? जल्दी बताइए। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, और देवनागरी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा डी, हिंदी भाषा देवनागरी, और देवनागरी ऑप्शन में नहीं है। चलिए 24 प्रश्न है। यारा लावा की संख्या दी गई है, क्या है 24वां? अच्छा, उचित क्रम में लगाना है। उचित क्रम में नहीं है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही वाक्य का निर्माण करिए। उचित क्रम में लगाओ। देखिए इसमें पहला नंबर दिया, इसका मतलब ये है कि ये लाइन तो होगी। अब इसके बाद इनको क्रम से लगाना है। इसके बाद क्या आएगा? तो सकारात्मक सोच। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्या आएगा। पहले ये तो आना ही आना है, ये तो पहला वाला तो आना ही है। यारा ला को क्रम में लगाना है, तो सकारात्मक सोच, उसके बाद क्या आएगा? सकारात्मक सोच, फिर आएगा यहाँ पे सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। तो ये वाला विकल्प सही होगा। पहले ला आएगा, फिर रा, फिर या, फिर हुआ।
ला रा या हुआ, ये आएगा, ये वाला ऐसे क्रम में लगेगा। देख लेना आप, ठीक है, आप एक बार फिर से देख लेना, आंसर बी सही होगा। आंसर क्या होगा? बी। इस प्रकार के प्रश्न आपको करने आने चाहिए। और बताइए, पढ़ना की का क्रिया भेद है, पढ़ना में कौन सी क्रिया है? क्या आप बता पाएंगे? शायद आपके लिए नया प्रश्न हो, बताइए। देखिए, अब आप कहोगे सर अकर्मक सकर्मक कैसे पहचाने, इसमें तो पूरा वाक्य ही नहीं बनाया गया, इसमें सिर्फ क्रिया बनाई गई, सिर्फ क्रिया दी गई और पूछ लिया प्रश्न। क्या क्रिया देकर अकर्मक सकर्मक पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान लेंगे। सर पढ़ना क्रिया का भेद है, सकर्मक क्रिया है। पहले आंसर सुन लो, सकर्मक क्रिया है। कैसे है सर? अब देखो कैसे पता करेंगे कि सिर्फ वाक्य में पूरा वाक्य ना दिया जाए, सिर्फ क्रिया दी जाए, तो कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक? तो देखिए, जैसे ये क्रिया है पढ़ना। अब एक बात बताओ, क्या आप कुछ पढ़ सकते हो? ये प्रश्न करो, जब क्रिया मिले तो उससे प्रश्न करो, क्या पढ़ना के साथ कोई कर्म आ सकता है? हाँ, मोहन किताब पढ़ सकता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो ये क्रिया कौन सी है? सर पढ़ना के साथ, सर पढ़ना के साथ कर्म आ सकता है, और कर्म आ सकता है तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। अब जैसे मैं कहूँ बताओ, क्रिया है उड़ना, उड़ना सकर्मक है कि अकर्मक? तो चेक करो, क्या उड़ना के साथ कर्म आ सकता है? तो पक्षी उड़ता है। अब पक्षी क्या उड़ता है? कर्म आ ही नहीं सकता, इसलिए उड़ना सिर्फ क्रिया अकर्मक है, और पढ़ना कौन सी है? पढ़ना सकर्मक क्रिया है। बहुत बढ़िया। बताइए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? वर्णमाला पढ़ी है तो बताइए, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है सा 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 हा, विकल्प डी सही है, ऊष्म व्यंजन। चलिए आगे बढ़ जाइए। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? मतलब स्थायी भाव कितने होते हैं? जितने रस उतने स्थायी भाव। अगर पूछे कुल स्थायी भाव कितने हैं तो 11 बताने हैं, और कुल शब्द ना लगा हो तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 होती है। बहुत बढ़िया। बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न, पता है तो बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सर शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद। जुगुप्सा किसका है? ये जुगुप्सा किसका है बताओ? ये भयानक रस का है। भयानक का है? नहीं, भयानक का होता है भय। जुगुप्सा किसका है? बीभत्स रस का। शोक किसका है? करुण रस का। क्रोध किसका है? रौद्र रस का। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए, पता है तो बताइए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए, अब ये तो बात सही है कि छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। अच्छा, ऋग्वेद में, हाँ, लेकिन छंद का सबसे व्याख्यात्मक रूप किसने दिया? पिंगल ऋषि ने दिया। छंद की रचना किसने की? पिंगल ऋषि ने। और एक किताब लिखी है पिंगल शास्त्र में पिंगल ऋषि ने छंद का वर्णन व्याख्यात्मक रूप से किया। लेकिन छंद का उल्लेख इससे भी पहले कहाँ मिला था? ऋग्वेद में। उसके बाद इसकी व्याख्या शानदार तरीके से पिंगल ऋषि ने पिंगल शास्त्र में की थी। चलिए आगे चलिए, बहुत बेहतरीन। बताइए, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कोई भी छंद किस में विभक्त? सर चरणों में होता है, बिल्कुल। यति में होता है, बिल्कुल। दोनों में ही, चरणों और यति में बटा होता है छंद। और सामान्यता छंद में 4 चरण होते हैं। सामान्यता कितने होते हैं? 4। और लेकिन कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में कितने होते हैं? 6 चरण। चलिए बताइए,
अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है सर? चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। और अगला प्रश्न बताइए कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास, भाषा तथा बोलियां पढ़ाई थी सर। हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो संस्कृत ऑप्शन में है ही नहीं, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, फिर हिंदी, है ना। अभट्ट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच में अभट्ट और होना चाहिए, नहीं है पर क्रम तो है, तो आंसर सही होगा ए, आंसर सही होगा ए। और बताइए बताइए प्रश्न कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन है? विशेष कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही सर? घर की विशेषता, घर बड़ा है, आदमी छोटा है, यहाँ आदमी की विशेषता है, वस्त्र नीला है, यहाँ वस्त्र की विशेषता है। तो विशेष कौन हुआ? विशेष कौन हुआ सर? घर विशेष है, आदमी विशेष है, वस्त्र विशेष है। घर, आदमी और वस्त्र विशेष हैं, ये विशेष हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है, और जो विशेषता बताए वह विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है बताइए। को शब्द सर, ये को किस कारक की विभक्ति है? ये कर्म कारक की विभक्ति है। किसकी है? कर्म कारक की। और कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक, जो माना नहीं गया वर्ड फिर भी वो है, कौन सा अमानक है? पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में, भा एक अमानक वर्ड है। ये इसे अमानक वर्ड कहते हैं, रट के रखना, इसे अमानक वर्ड कहते हैं। क्योंकि भा ऐसे नहीं बनता था, दूसरे प्रकार से बनता था, अब ये ऐसे बनने लगा है, इसलिए इसे अमानक वर्ड कहते हैं। 36 से 40 गद्यांश है। अभी रुके रहिए, अभी तो सिर्फ 35 प्रश्न हुए, 60 तक चलना है हम लोगों को। अभी प्रश्नों की संख्या काफी है। 36 से 40 में गद्यांश पढ़ दूं, छोटा सा गद्यांश है। प्रगतिवादी पूंजीवादी का प्रमुख शत्रु है। प्रगतिवादी किसका शत्रु है? पूंजीवादी का। वह शोषित वर्ग के लोगों को समाज की, वह शोषित वर्ग के लोगों को समाज की जागृत शक्तियां मानकर उनकी सहायता के लिए समाज को सचेत करता है। अच्छा, वह दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है, आवाज बुलंद करता है। छोटा सा गद्यांश है, इतना और है। मनुष्य की दुर्दशा के लिए वह अतीत को दोषी ठहराता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का ही प्रतिफलन है। अतीत का इतिहास मुख्यतः पूंजीवाद सभ्यता का इतिहास है। साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की जो दुर्गति और दुर्दशा हुई वह अत्यंत दर्दनाक है। आर्थिक साधन और जीवन सुविधाओं से हीन मानव की यह दुर्दशा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति से नहीं देखी जा सकती। बताइए गद्यांश, बहुत बढ़िया, बताइए। प्रगतिवाद किस वर्ग पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करता है? प्रगतिवाद, जल्दी बताइए क्या होगा? प्रगतिवाद सर ये दलित वर्ग पर। किस पर? गद्यांश के अनुसार आंसर सही होगा बी, दलित वर्ग पर। और बताइए अतीत का विलोम क्या है? ये प्रश्न भी गद्यांश से संबंधित है, क्योंकि गद्यांश में अतीत शब्द आया है। अतीत मीन्स बीता हुआ, पहले का मतलब भूत। अतीत का विलोम होता है वर्तमान, अभी का। अतीत का विलोम वर्तमान होगा। बहुत बढ़िया, बताइए आगे। गद्यांश से संबंधित अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए दोषी ठहराता है। प्रगतिवाद का शत्रु कौन है बताओ? अभी अभी बताया था, ये पूंजीवाद को दोषी ठहराता है, अर्थात शत्रु मानता है पूंजीवाद को। और आगे बताइए कि प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु कौन है?
एक मिनट, यहाँ पे प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए दोषी ठहराता है, इसका एक मिनट मैं इसे एक बार फिर से देख लूं 38 नंबर को, कि प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा के लिए दोषी किसको ठहराता है, दोषी किसको ठहराता है, मैं यहाँ एक बार देख लूं, ये दोषी किसको ठहराता है, अतीत को। देखिए मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा इसका आंसर वो है अतीत को दोषी ठहराता है, किसको, अतीत को, यहाँ अतीत आएगा, यहाँ अतीत को दोषी ठहराता है। प्रगतिवाद मनुष्य की वर्तमान दशा, हाँ ये है प्रश्न जिसका जवाब हमने ऊपर दिया था, वो प्रश्न ये होना चाहिए था कि प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु कौन है, पूंजीवाद। प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु कौन है, पूंजीवाद है। मैं दिखा दूं, यहाँ लिखा है प्रगतिवाद पूंजीवाद का मुख्य शत्रु है ना। समझ आई बात, समझ आई। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, प्रगतिवाद का मुख्य शत्रु पूंजीवाद है। चलिए आगे, साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से किसकी दुर्गति हुई है, साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादियों के उत्पीड़न से मनुष्य की दुर्गति हुई है। अभी गद्यांश में देखा था, मनुष्य की दुर्गति हुई है। बहुत बढ़िया, और गद्यांश से प्रश्न समाप्त हुए। अब 20 प्रश्न और हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 60 है। जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत शानदार प्रश्न है। संज्ञा का भेद बताइए। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, वीरता में कौन सी संज्ञा है, वीरता में कौन सी संज्ञा है। सर वीरता को आप टच नहीं कर सकते, इसे छू नहीं सकते, इसे पकड़ नहीं सकते। वीरता में अर्थात कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। वीरता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। बहुत शानदार। और बताइए अगला प्रश्न, कि लड़का जल्दी जल्दी से लपक कर पहुंच गया। जल्दी से, ये जो जल्दी से है, पद कौन सा भेद है, पद का कौन सा भेद है। जल्दी से क्या है, ये योजक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। ये जल्दी से क्या है, जल्दी से बताइए, ये जल्दी से शब्द क्या है। सर ये जल्दी से एक क्रिया विशेषण है। धीरे से, जल्दी से, ये क्रिया विशेषण होते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण है। तो जल्दी से क्या है, ये क्रिया विशेषण है। और अगला प्रश्न है, बताइए 3 रुबाइयों के रचनाकार कौन है, 3 रुबाइयों के रचनाकार कौन हैं, बताओ। 3 रुबाइयां के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन। शानदार प्रश्न, शानदार जवाब। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, खुशियां मनाना किसका अर्थ है, खुशियां मनाने का मतलब है घी के दीपक जलाना या फिर घी के दिए जलाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। 45 से 47 विलोम शब्द दिए गए हैं, बताइए। बहुत बेहतरीन, बोल दीजिए अमर का विलोम क्या है। ऑप्शन सटीक हैं, जवाब गलत ना हो। अमर का विलोम क्या होता है, बताइए। अमर का विलोम क्या है, क्या आपको पता है अमर का। देखिए ये कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न, और मैं आपको सारी डाउट, आपकी जो भी संदेह है दूर कर दूं। देखिए आप अमर का मरण कर मत करना। अगर होता जीवन, पूछता कि जीवन का विलोम क्या है, तो हो जाता मरण। ठीक है, अब पूछता जन्म का विलोम क्या है, जन्म का होता मृत्यु, अमर का है मृत्य। कौन सा है, अमर का, अमर का क्या है, मृत्य है, अमर का मृत्य। ऑप्शन डी सही है, अमर का मृत्य होता है। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न था, अमर का मृत्य। चलिए बताइए, एक और विलोम है, उपकार का विलोम शब्द बताइए, बताइए।
उपकार का विलोम शब्द कंफ्यूजिंग होगी वी विकल्प, आपको कंफ्यूजिंग कहाँ होगी, वी और सी में। तो उपकार का अनुपकार नहीं होता, क्या होगा, उपकार का होता है अपकार, उपकार का अपकार, बहुत शानदार। और तिमिर, तिमिर का विलोम क्या है, तिमिर मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरा, तो तिमिर का विलोम बताइए। सर अंधेरे का विलोम उजाला, तो तिमिर का विलोम, तिमिर का विलोम होता है आलोक, प्रकाश, उजाला। तिमिर का विलोम क्या होता है, उजाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए कितने प्रश्न हो गए सर, 47 प्रश्न हो चुके हैं। अच्छा 47, 13 प्रश्न और बचे हैं, 60 है प्रश्नों की संख्या। और बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना नहीं है, सर इनकी रचना नहीं है कौन सी, वीरांगना। ये वीरांगना किसकी है, वीरांगना इनकी नहीं है तो फिर किसकी है, ये वीरांगना केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल। 49 से 50 शब्दों के पर्यायवाची बताइए, बताइए। कारमुख, कारमुख का पर्यायवाची क्या है बताइए, कौन सा विकल्प सही है, कारमुख का पर्यायवाची कौन है। बहुत शानदार प्रश्न है, कारमुख का पर्यायवाची बताइए। सर कारमुख का पर्यायवाची क्या है, धनुष, कारमुख का पर्यायवाची होता है धनुष। चलिए मनीषी, मनीषी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। मनीषी का पर्यायवाची बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। मनीषी का पर्यायवाची क्या है, मनीषी होता है पंडित, विद्वान या प्रज्ञ। प्रज्ञ भी मनीषी होता है, जो होशियार हो, जो विद्वान हो, जो पंडित हो, उसी को मनीषी कहते हैं, उसी को प्रज्ञ कहते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न। चलिए एक प्रश्न लगभग 1 मिनट में हम लोगों ने किया, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है। मेरा पहला टॉपिक से प्रश्न है, रात्रि 9 बजे भाषा तथा बोली से टॉपिक से प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का मानक रूप कौन है, कौन सा है, जल्दी से बताइए। सर खड़ी बोली, कौन है, खड़ी बोली, ये वर्तमान हिंदी का मानक रूप है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और आगे बताइए कि हिंदी भाषा, एक और उसी से प्रश्न है, भाषा बोलियां और लिपि से एक और प्रश्न है कि हिंदी भाषा बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की है, बताइए। क्या आप भूले तो नहीं हो, छत्तीसगढ़ी कहाँ की है, जल्दी से बताइए। जवाब दीजिए छत्तीसगढ़ी। सर ये पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं, 3 ट्रिक बताई थी, ABC अवधी, A4 अवधी, B4 बघेली, C4 छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, जो छाबर्ड है ये किसके योग से बना है, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। छा एक संयुक्त व्यंजन है, हाँ ये संयुक्त व्यंजन है, फिर किसके योग से बना है, जल्दी से बताइए। का प्लस सा से, तो का प्लस सा डी में भी है और ए में भी है, तो कौन सा वाला सा, सर ये वाला, पा वाला सा। तो का हलंत का प्लस सा से छा वर्ड बना है। अच्छा संयुक्त वर्ड कितनी संख्या होती है, संयुक्त व्यंजनों की कितनी संख्या, सर 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। बहुत बढ़िया। और इसका जवाब देना, गलत मत करना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हमने इस प्रकार का प्रश्न सिखाया है। आप गलत करोगे, मैं जानता हूं गलत करोगे, अगर ध्यान नहीं दिया तो करोगे गलत। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, मेरी बात सुनो, 13 जवाब नहीं देना, 11 देना। अब आप कहोगे सर क्यों, 11 क्यों देना है, इसमें तो कुल पूछा गया है तो हमें 13 बताना है। नहीं,
जब शब्द लगा हो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तब भी 11 बतानी है। जब पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तब भी 11। अगर हिंदी शब्द लगा है, चाहे कुल हो चाहे कुल ना लगा हो, 11 बताना है। अगर हिंदी वर्ड ना लगा हो, पूछा जाए वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको 13 बताना है। तब संस्कृत के स्वर भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी में तो 11 ही हैं। चलिए, अंग और आह तब जुड़ता है जब हिंदी शब्द ना लगा हो, ध्यान रखना। यहां बताइए, का शाब्दिक अर्थ भाव को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है। तो किसका शाब्दिक अर्थ है? किसका शाब्दिक अर्थ है? तो विभाव का सर। विभाव का शाब्दिक अर्थ भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करना है। यहाँ ऑप्शन में भरा जाएगा विभाव। और हमारे 4 प्रश्न और बचे हैं, तो बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। कर्मधारय समास इसमें है, जो ऑप्शन बी में लिखा है, इसमें कर्मधारय है। नीलोत्पलम में कर्मधारय है। कैसे है? इसका समास विग्रह होता है। नील प्लस उत्पल, मतलब नीला है उत्पल। नीला उत्पल का मतलब क्या है? उत्पल का मतलब होता है कमल। नीला है कमल। तो एक पद विशेषण, एक विशेष कर्मधारय समास। उत्पल का मतलब होता है कमल। और बताइए, मैं टॉपिक वाइज में कराऊंगा तो मात्राएं लगवाऊंगा, अभी डायरेक्ट बता दूंगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। विन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय कौशूल। कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? सर, इसमें दोहा छंद है। कौन सा? दोहा छंद। और हमारे 2 प्रश्न और हैं कि राजनीति अब और व्यवसाय बनती जा रही है, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। तो देखिए, अगर और दिया जाए तो संयुक्त होता है, संयुक्त है नहीं, और सरल वाक्य इतना बड़ा हो नहीं सकता। तो जो सो ऐसे संबंध वाले शब्द दिए जाएं, देखिए लिखा है जो सो। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है, और जो लगने से वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है, इसलिए हम मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या है? 2 प्रश्न और हैं। आंसू का बहुवचन क्या है? बहुत बढ़िया। आंसू का आंसू नहीं ना, ये वाला। आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। जैसे पूछा जाए साधु का बहुवचन, तो साधु ही होता है। आंसू का भी आंसू बहुवचन। याद रखना, स्पेशल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। और आज का आखिरी प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? तो जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो वह यौगिक है। देखिए, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द। तो जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो वह यौगिक। तो पाठशाला यौगिक शब्द है, पढ़ने के लिए शाला, पाठशाला। अब एक होता है रूढ़ शब्द, तो जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, योग रूढ़। देखिए, रूढ़ शब्द क्या है? जो जिस शब्द का विच्छेद ना हो, जैसे दिन। क्या दिन का संधि विच्छेद हो सकता है? नहीं, तो ये रूढ़ शब्द है। यौगिक क्या है? जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो, यौगिक है। और योग रूढ़ क्या है? जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन तीसरा अर्थ देता हो, तो वहां होगा योग रूढ़। अर्थात सभी पर्यायवाची योग रूढ़ होते हैं। जैसे जलज, ये योग रूढ़ शब्द है। पंकज, ये योग रूढ़ शब्द है। तो अभी फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सर, यौगिक शब्द कौन है? पाठशाला। सर, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो तथा तीसरा अर्थ ना देता हो, वह यौगिक शब्द है। तो बताइए, ये आज 60 प्रश्न थे। क्या
आपको बहुत अच्छा लगा? क्या प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छा लगा? 60 प्रश्न, क्या मज़ा आया? सेशन बताइए कैसा था? 60 प्रश्नों वाला प्लान कैसा है? क्या मैं कल भी 60 प्रश्न लेकर आऊँ? क्या मैं 20 प्रैक्टिस सेट जो मेरे पास हैं, मैं 60 प्रश्न के जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं एग्ज़ाम में आए हुए, क्या मैं वो कराऊँ आपको? तो अभी क्लास समाप्त हो तो कमेंट में करिए कि हाँ सर, 60 प्रश्न की आप ये सीरीज़ 20 वाली करा दीजिए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। और कल से आपको ये भी बताना है कि 60 में से कितने प्रश्न सही हुए। सभी एग्ज़ाम में आए हुए बेहतरीन प्रश्न हैं। मैं 20 मॉडल पेपर हिंदी के 60 प्रश्नों वाले 8 बजे कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।